चर्चा कर ली है, लेकिन व्यक्तियों की कर्तव्यों की चर्चा नहीं की है। और आपको पता है बच्चों कि एक देश में रहने वाले व्यक्ति को हम नागरिक कहते हैं, और नागरिक के लिए जितना महत्वपूर्ण राइट होते हैं, अधिकार होते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण क्या होते हैं, ड्यूटीज होती है, कर्तव्य होते हैं। तो स्वर्ण सिंह समिति ने कुछ अनुशंसाएं की थी, कुछ सुझाव प्रस्तुत किया था, और बेसिकली उन्होंने 8 प्रमुख फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था, जिसको जब संविधान में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई थी। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में जोड़े गए। कौन सी समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, भाग 4(1) के द्वारा, आर्टिकल 51(a) के द्वारा। ठीक है, उन्होंने जिस अनुशंसाएं की थी, कितने के लिए की थी? 8 फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो हमको देखनी है कि हमने फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को हमने किससे इंस्पायर होकर? अमेरिका से इंस्पायर होकर लिया था, उनसे प्रेरित होकर हमारे देश में ग्रहण किया गया था। और अधिकारों की बात जब मैं अधिकार पढ़ा रही थी, मैंने कहा था मैग्ना कार्टा कहाँ का? 1215 का, इंग्लैंड से। तो अमेरिका ने कहाँ से लिया था? इंग्लैंड से। जब हम कर्तव्यों की बात करते हैं, और जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, जैसे ये, इन लोगों में व्यक्ति के कर्तव्यों की बात नहीं है। ये बेसिकली सोशलिस्ट कंट्री, जो समाजवादी देश हैं, उन वहाँ पर व्यक्ति के कर्तव्यों की बात या चर्चा की जाती है। और भारत में जब इसको शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों को, तो हमने सोवियत रशिया, मतलब सोवियत संघ से, तत्कालिक सोवियत संघ और वर्तमान का रूस से हमने इसको ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के साथ अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये ड्यूटीज क्या है, कितनी शामिल है? सिर्फ हमको टर्म्स को नहीं समझना है, हमको उसके कॉन्सेप्ट को भी समझना है। और इसके साथ साथ 11 जितनी मैंने अभी यहाँ पे आपको लिखा है, इसको हमको याद करने का क्लास में ही प्रयास भी करना है। ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको मिस ना करें। मूल जब संविधान में शामिल किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को, तो 10 थे। बाद में एक और 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको क्या किया गया? इसको शामिल किया गया। कौन सा? 11वां। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जरूरत है चलिए, नंबर 1 मौलिक कर्तव्य हमको याद रखना है। हमारा देश, सिस्टम, व्यवस्था कैसे चलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो पहला है हमारा संविधान पूरे विश्व में क्या है? नंबर 1 है। हमारा जो ध्वज है, ठीक है, वो क्या है? विश्व में नंबर 1 है। और हमारा जो राष्ट्रगान है वो नंबर 1 है। मैंने आपको पिछली क्लास में 2+2+2 वो भी फॉर्मूला बताया था, और ये भी फॉर्मूला बता रही हूँ आपको। इसको दोनों को आप जिसको भी चाहे आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है कि वो संविधान क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा बेस जो ये बताता है कि व्यवस्था, नियम, सिस्टम कैसे चलेगी। तो संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों का पालन करना है। उसके आदर्शों का पालन करना है, उसकी संस्थाओं का पालन करना है, राष्ट्र ध्वज का पालन करना है और राष्ट्रगान का पालन करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहला 1 नंबर, हमारा संविधान विश्व में 1 है, राष्ट्र ध्वज नंबर में 1 है और राष्ट्रगान 1 है। ठीक है, 1 नंबर का है। लेकिन इसमें 4 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। क्या? आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान। पहले पॉइंट जो 1 है उसमें 4 पॉइंट है, याद रहेगा। दूसरा
संविधान जो हमने 1947 में देश आजाद हुआ और 50 में हमने जो संविधान अपनाया और हम एक रिपब्लिक बने, कैसे हमारा संविधान, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, कैसे हम आजाद हुए, इसको आजाद करने के लिए संघर्ष, योगदान, बलिदान है किसका? फ्रीडम फाइटर्स का। इन फ्रीडम फाइटर ने किसके लिए लड़ाई लड़ी? हमारे लिए। क्यों? ताकि हम आजाद हो सके। तो आपको क्या याद करना है, कैसे याद करना है, मैंने पिछला बताया था, या फिर तो आप ये दोनों आदर्शों को ध्यान में रखिएगा, एक संविधान के आदर्श या एक स्वतंत्रता के उच्च आदर्श, या दूसरी ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर ने दो हाथ किया। किससे किया? अंग्रेजों से। क्यों किया? ताकि हम क्या हो सके? स्वतंत्र। और जब स्वतंत्र होंगे तो क्या लागू होगा? संविधान। ठीक है, संविधान का पालन करेंगे, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, संस्था मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी देश को चलाने के लिए जो मशीनरीज हैं, हमको उनका सम्मान। और नंबर 2, स्वतंत्रता के उच्च आदर्शों को न केवल हृदय में संजोए रखें वरन उनका सम्मान करें। तो या फिर आप स्वतंत्रता के उच्च आदर्शों को याद रखेंगे, या फिर फ्रीडम फाइटर ने दो हाथ किए किससे? अंग्रेजों से। नंबर 3, क्या? देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता। एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया था, मैम संप्रभुता या प्रभुसत्ता एक ही कॉन्सेप्ट है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी क्या है? सॉवरेनिटी अंग्रेजी भाषा के ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सुपर और एनस। इसका मतलब होता है सर्वोच्च और इसका मतलब होता है शक्ति। मतलब एक ऐसी राज्य की पावर जो उसको अन्य दूसरी इंस्टीट्यूशन से अलग करती है, पावरफुल बनाती है और उसको एक स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश करती है। ये जो सॉवरेनिटी है बच्चों, ये 2 टाइप की होती है, एक इनर एक आउटर, मतलब एक आंतरिक संप्रभुता और एक बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब देश में रहने वाले सभी लोग इस संप्रभु के आदेशों का क्या करेंगे? पालन करेंगे। कौन? जो देश के अंदर रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक संप्रभुता। ठीक है, इनर सॉवरेनिटी। और दूसरी है बाह्य संप्रभुता। एक कंट्री, एक देश या एक राज्य की सीमाएं किससे लगी होती है? दूसरे देशों से लगी होती है। दूसरे देश भी इस मुल्क की, इस देश की एकता, अखंडता और उसका पर्याप्त सम्मान करेंगे, इसकी सीमाओं से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको हम बोलते हैं क्या? बाह्य संप्रभुता। तो तीसरा पॉइंट हमको याद रखना है, क्या? हर भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है, क्या? देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब जैसा हमारा संविधान कहता है, कौन सर्वोच्च है? हमारा संविधान सर्वोच्च है। और संविधान सर्वोच्च क्यों है? संप्रभुता किसमें निहित है? देश की जनता में निहित है। तो हमको संप्रभुता अर्थात इस जो अक्षुण्ण है, 1947 से पहले देश संप्रभु नहीं था, किसका गुलाम था? ब्रिटिश एम्पायर। वहां पे कानून बनते थे और लागू होते थे, कहां पर? हमारे मुल्क में। तो नंबर 3 जो ड्यूटी है वो ये क्या कहती है कि देश की एकता, अखंडता, ऐसा कोई कार्य देश का नागरिक नहीं करेगा जिससे देश के टुकड़े हो, जिससे देश का विभाजन हो और जिससे क्या खंडित हो? सॉवरेनिटी, संप्रभुता का नाश हो। इसको आप याद कैसे करेंगे? 3 में 3 पॉइंट, एकता, अखंडता, संप्रभुता। तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी किसकी?
देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा करेंगे। 3 में 3 पॉइंट, ठीक है। नंबर 4, देश की रक्षा व आह्वान किए जाने पर देश की सेवा। इसको आप वो वाले ट्रिक जो मैंने पिछली कक्षा में बताया था 2+2+2 करके याद रखेंगे। अगर ये एकता अखंडता है तो देश कैसे सॉवरेन रहेगा, जब उसकी क्या हो, हम मतलब नागरिक मतलब सिटीजन संकट की स्थिति में उसको क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और बुलाए जाने पर, ये नहीं कि बंदूक उठाया और सीमा पर पहुंच गए, नहीं, जब आवश्यकता हो, जब देश संकट में हो, जब क्या हो, मुश्किल में हो और जब हमारे सिटीजन्स की आवश्यकता पड़े, तब हम क्या करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। 2+2, देश की एकता, अखंडता और रक्षा। और देश को हम कैसे बचाए रख सकते हैं, जब वो संकट में हो हम उसकी सेवा करें। यही पर आर्टिकल 23 और 24 जो हमारा मौलिक कर्तव्य है शोषण के विरुद्ध, ये कहा गया है बेगार का अंत। बेगार मतलब ऐसा कोई भी कार्य महिलाओं से और बच्चों से नहीं किया जाएगा जो उनको जबरदस्ती हो। आप कहोगे मैडम यहाँ पे कहा जा रहा है देश की सेवा, तो क्या महिलाओं और बच्चों को जबरदस्ती काम पे लेने से हमारा फंडामेंटल राइट अफेक्टेड नहीं होगा? तो यहाँ पर जब ड्यूटीज की बात आती है तो वो 23 और 24 प्रभावित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम किसके निवासी हैं, देश के। और जब देश मुश्किल में हो या आवश्यकता हो तो हम बिना कुछ सोचे समझे उसका क्या करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। तो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता 3 पॉइंट। नंबर 3, 4, देश की रक्षा और बुलाए जाने पर उसका क्या करेंगे, सेवा करेंगे। आपको कितने याद हुए, 4। आते हैं 5 पर। भारतीयों में समरसता मतलब हार्मोनी, भ्रातृत्व की भावना, फ्रेटर्निटी का विकास, पंथ, धर्म, प्रांत, भाषा के भेद का अंत, ऐसी प्रथाओं का अंत जो महिलाओं के सम्मान के विपरीत हो। 3 पॉइंट इसमें बताया गया है। ये कहा गया है कि हमारा देश अक्षुण एक मजबूत तब रहेगा जब हम झगड़ों को दूर हटाकर क्या करेंगे, हम एक साथ एक सुर में, मिले सुर मेरा तुम्हारा गान। ठीक है, इसको आप कैसे याद करोगे, 5। ये क्या है, 5 डिफरेंट टाइप्स की फिंगर जिसके अलग अलग कार्य हैं, दिखने में अलग हैं, लेकिन जब ये एक साथ मिलती है तो किसकी रक्षा होती है, देश की। पंथ है, प्रांत है, धर्म है, भाषा है, सब अलग अलग हैं, लेकिन हमको मिलकर क्या करना है, एक साथ रक्षा करनी है। किसकी, देश की। और किसका विकास करना है, अलग अलग है तो क्या हुआ, जब पड़ेगा तो मजबूत पड़ेगा। ठीक है, हार्मोनी, समरसता और भ्रातृत्व की भावना अलग अलग है लेकिन एक रहेंगे तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो नंबर 5 में आपको इस 5 उंगली फिंगर्स को ध्यान में रखना है और इसको जो अलग डाइवर्सिटी है, जो भिन्नता है, भिन्नता किसकी, पंथ की, धर्म की। हम हिंदू, तुम मुस्लिम, तुम सिख, इसका नहीं। पंथ और धर्म एक ही है, इसको यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। वर्ग मतलब मैं ऊंची जाति, मैं नीची जाति, मैं अपर कास्ट, मैं लोअर कास्ट, क्लास डिफरेंशिएट का भेदभाव है, इसको हमको समाप्त करना है। प्रांत, मैं गुजराती, मैं महाराष्ट्रियन, मैं बिहारी, मैं बंगाली, ये जो अंतर है जो हमको बांटता है, और अगर हम बटेंगे तो कौन खतरे में रहेगा, देश की एकता और अखंडता। इसका हमको क्या करना है, त्याग करना है। और किसका विकास करना है, भाईचारे और समरसता का विकास करना है। इसके साथ साथ ये 5वां जो है स्त्रियों के सम्मान
ऐसी प्रथाओं का त्याग जो स्त्रियों के सम्मान का क्या करती हो, उनका निषेध करती हो या कम करती हो। जैसे आपको पता है हमारे यहाँ पे बहुत सी ऐसी प्रथाएं हैं, जैसे सती प्रथा, जैसे विधवा विवाह का लोग क्या करते थे, विरोध करते थे, बाल विवाह जो थी, और अभी हाल ही में मंदिरों में स्त्रियों के प्रवेश, जैसे सबरीमाला मंदिर, पुरुष है तो प्रवेश कर जाएंगे, महिलाएं हैं तो प्रवेश नहीं करेंगी। ये जो प्रथाएं हैं, ये जो रिवाज हैं, जिससे किसी महिला या किसी लिंग, किसी जेंडर को असमानता, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, ऐसी प्रथाओं का क्या करना है, हमको त्याग करना है। कौन कह रहा है? 5, और 5 तभी क्या बनेगा, 1 बनेगा जब हम इस विभेद से को अंत करें। ठीक है, 5। छठा, कंपोजिट कल्चर की बात करता है, सामाजिक संस्कृति की बात करता है। फिर हमारा देश, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, कुछ आक्रमण करने के लिए आए थे और लूट कर चले गए, और कुछ आए और यही बस गए, और हमारा देश एक क्या बना, एक डाइवर्स कंट्री, मतलब विविधता वाला देश, जिसने अपने आक्रमणकारी को भी अपने अंदर क्या कर लिया, समेट लिया, समाहित कर लिया, एक कर लिया। तो जो हमारी कॉम्पोजिट कल्चर है, जो विविधता में एकता समेटे रखती है, उसका हमको क्या करना है, उसका हमको न सिर्फ रक्षा करनी है, वरन उसको हमको बचाए रखना है। 6 से आप याद रख सकते हैं छठ। छठ जो बिहार का क्या है, एक प्रमुख त्योहार है, जिसमें वहां पर सूर्य की उपासना होती है और महिलाएं गंगा में उतरकर अर्घ देती हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी कल्चर को दिखाता है जिसमें हमने क्या है, एक विशेष तरीके से उपासना या पूजा पद्धति को वो दर्शाता है। 6 मतलब छठ, छठ मतलब कंपोजिट कल्चर, मतलब सामाजिक संस्कृति। 7 की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन, उसके रक्षण की बात करते हैं। और किसके रक्षण की बात, वन्य जीव, झील आदि का हम रक्षण करेंगे। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं बच्चों, ये 1976 की बात है, और 1976 में इंटरनेशनल स्तर पर विश्व में पर्यावरण के संदर्भ में बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जो सीमा से परे हटकर हर देश जिससे प्रभावित हो रहा है, इस पे बहुत सारे कन्वेंशन हुए, बहुत सारी बैठकें हुई, और पर्यावरण को एक विश्वव्यापी समस्या माना गया। और इसी को ये कहा गया कि अगर हमको अपने एनवायरनमेंट को बचाए रखना है, तो हम ये सिर्फ बचाने का काम कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता, कोई संस्था नहीं कर सकती। कौन करेगा? लोग, जो देश की सीमाओं से परे हटकर इस पर्यावरण को क्या कर सके, बचा सके। तो अपने पर्यावरण जो हमको जीवन देता है, क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं, वो क्या है, वो सीमित है। अगर हम किसी स्तर तक लगातार दोहन करते रहे, तो हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा, हमारे लिए एक काल का क्या गाल बन जाएगा। इसीलिए वो जो स्टेटमेंट है कि हमारी आवश्यकता को तो पूरा करने में सक्षम है, लेकिन जो हमारी अति आवश्यकता है, जो हमारी क्षुधा है, उसको पूरा करने में सक्षम नहीं है। तो 7 में एक गाना याद रखेंगे, 7 समुंदर पार। 7 समुंदर, पर्यावरण की जो प्रॉब्लम है, एक देश की नहीं है, किसकी है, होल कंट्री की। 7 समुंदर पार, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। मतलब पर्यावरण, झील, वन, इनको हमको क्या करना है, बचाकर रखना है। क्यों? एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे विश्व की समस्या। ठीक है। 8 को आप लोग 8 से याद रखिए। 8 मतलब वैसे हिंदी में तो होता है कला, लेकिन जो भी आप बच्चे विषय पढ़ते हैं, आप चाहे ज्योग्राफी
पढ़े, चाहे पॉलिटी पढ़े, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़े, जब भी हम विषय को पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है, ये विषय कला है कि विज्ञान है, आर्ट है या साइंस है। तो आर्ट मतलब आर्ट, और आर्ट मतलब लड़ाई, किससे लड़ाई? विज्ञान से। तो 8वां नंबर कौन सा होगा? आर्ट का होगा, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच क्या है? मानववाद, ह्यूमनिज्म, सुधारवाद और ज्ञानार्जन। इसको पहले समझते हैं और आर्ट को आर्ट से याद करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि अपने अंदर जो रूढ़िवादिता है, जो पुरानी सोच है, जो अंधविश्वास है, उसका क्या करेगा? परित्याग करेगा और अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल व्यू, मतलब वैज्ञानिक तरीके या वैज्ञानिक चिंतन, इसका क्या करेगा? विकास करेगा। मानववाद, मानव को मानव के रूप में उसको क्या करेगा? उसका विकास करने का या उसके उत्थान करने का प्रयास करेगा। ह्यूमन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। ठीक है, जो मिडिल एज में हमने देखा कि कहीं ना कहीं एक विवाद चल रहा था चर्च और किसके बीच में, स्टेट के बीच में, और ये कॉन्सेप्ट आया धर्म की प्रधानता का। और 16वीं शताब्दी में जब रेनेसां आया, पुनर्जागरण आया, तो इन चीजों का विकास हुआ, ह्यूमनिज्म का, कि हम इन सारी चीजों से हटकर हम मानव को, मानव का जो उसका प्रमुख क्या है, उसकी महत्ता है, उसका योगदान है, अगर हम इसको स्टैब्लिश करें तो हम मच मोर, मतलब ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से हम चिंतन कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो मानव क्या है? मैन इज अ मेजर्स ऑफ ऑल थिंग। मनुष्य ही हर वस्तु का क्या होता है? मापदंड। मानव को, ह्यूमन को, उसकी इंपॉर्टेंस को आपको स्टैब्लिश करना है। ये किसमें सम्मिलित है? आर्ट में। आर्ट किससे है? आर्ट में। सुधारवाद मतलब हम जैसे हैं वैसे नहीं, हमें और इम्प्रूवमेंट। क्यों? क्योंकि आपने सोच लिया कि मैं बहुत बहुत ज्ञानी हूँ, तभी से आपका क्या शुरू होगा? पतन। क्योंकि नॉलेज कभी भी क्या होती है? कंप्लीट नहीं होती है। सदैव अपने ज्ञान में नई नई चीजों का आपको सीखना, समझना और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जहां आपने सोचा आई एम द बेस्ट, वहीं आप क्या होंगे? सबसे लास्ट में। तो सुधारवाद, किसके अंदर सुधारवाद? स्वयं के अंदर सुधार। किस चीज का? नई नई नॉलेज, नई नई ज्ञान, इन चीजों को जानने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। और ज्ञानार्जन, ज्ञान को प्राप्त करने का सदैव प्रयास करना चाहिए। नंबर 8, 4 चीजों के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रूढ़िवादिता को छोड़ना है, लॉजिकल मतलब फैक्ट को, तथ्यों पर मतलब उस पर विचार विमर्श करके हमको चीजों को ग्रहण करना है। सुधारवाद, जैसे है वैसे नहीं, थोड़ा और क्या हो जाए? सुधारें। मानववाद, हम हैं, बेटर है, ईश्वर है तो है, ठीक है। और ज्ञानार्जन, और ज्यादा बेटर इंप्रूवमेंट के लिए हमको क्या करना है? ज्ञानार्जन का विकास। तो 8 नंबर 8 से 8 का मतलब 8 का डिस्कोर्सेस, 8 का विवाद किससे है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन, सुधारवाद और मानववाद की भावना का क्या करेगा? विकास करेगा। कौन सा है? नंबर 8। 9 नंबर, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, नहीं करना। क्या नहीं करना? सार्वजनिक संपत्ति को कोई चोट नहीं पहुंचाना और ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे क्या हो? हिंसा हो। ठीक है, मतलब अगर हमारी कोई बात नहीं मानी जाती घर में तो हम क्या करते हैं? जो चीज हमको मिलती है हम सोचते हैं दे मारे ताकि मम्मी सुने, पापा सुने। और जब हम सोसाइटी में जाते हैं, सरकार हमारी डिमांड पूरी नहीं कर रही और नई नई भर्ती वाली योजनाएं चालू कर रही है, तो हम क्या करते हैं? लगते हैं तोड़फोड़ करने। एक्चुअली में ये सार्वजनिक संपत्ति सरकार की ना होकर किसकी है? आपकी और हमारी स्वयं
किया है, इनको हमारे ही ऊपर सरकार ना। तो 9 नंबर ना क्या ना, सार्वजनिक संपत्ति को कोई भी नुकसान नहीं, हिंसा से दूर नहीं। कौन कह रहा है? 9। 10 मतलब 10 मतलब टॉप। हमको आगे बढ़ते जाना, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल और सामूहिक उत्कर्ष। सिर्फ अगर हम व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ेंगे और सबको साथ लेके बढ़ेंगे तो न सिर्फ हमारा विकास होगा, हमारे कल्चर, हमारे देश का विकास होगा। तो 10 क्या कहता है? टॉप पे जाना है। कैसे? अकेले हमको उत्कर्ष, ऐसा काम करना है, व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष मतलब टॉप मतलब 10 को आगे बढ़ाने के लिए, उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए हमें व्यक्तिगत, अकेले भी और सामूहिक, हमको सदैव विकास का प्रयास करना है। कौन बोल रहा है? 10 का मतलब उत्कर्ष, व्यक्तिगत मतलब अकेले, सामूहिक मतलब सबके साथ क्या करना है? आगे बढ़ने। अगर हम आगे बढ़ते चलेंगे, एकला चलेंगे, साथ में चलेंगे तो अपना तो विकास होएगा ही होएगा। किसका विकास होएगा? नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र का विकास होगा। कौन कह रहा है? फंडामेंटल ड्यूटीज 10। 11 1 + 1 मतलब 1 और 1 मिलकर 2, हम 2 हमारे 2। कौन कह रहा है? 11 मतलब माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों, कौन से बच्चों? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या व्यवस्था कराएं? निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराएं। कौन? हम दो और हमारे 2। कौन सी उम्र के? 6 से 14। किसका कर्तव्य है? हम 2 का मतलब माता पिता का। बाद में जोड़ा गया, कब बाद में जोड़ा गया? 46वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस साल? 2002 में। कौन सी समिति की अनुशंसा पर बच्चों? MS वेंकट चलैया, जिसको गठित किया गया था 2000 में, जिसको ये कहा गया था कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज को रिव्यू करके आप अगर कुछ और सुझाव उसमें ऐड करना चाहते हैं तो इसको करिएगा। तो 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन ही नहीं, अच्छा इसको याद है, मतलब काफी हद तक आपको दिमाग में क्या हो गया होगा? फिट हो गया होगा। इसको जल्दी से मैं रिकॉल कराती हूँ। नंबर 1 हमारा संविधान, नंबर 1 राष्ट्रध्वज, नंबर 1 राष्ट्रगान, नंबर 1 दोनों हाथ किए स्वतंत्रता सेनानियों ने, नंबर 3 है एक अखंडता और संप्रभुता, 4 है कौन? देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा, 5 है अलग अलग है तो क्या हुआ? हमको एक मिलकर काम करना है, 6 है छठ, कॉम्पोजिट कल्चर, जो हमारी विविधता वाली संस्कृति है, इसको हमको बचा कर रखना है, 7 है सारे मतलब 7 समुद्र पार प्राकृतिक पर्यावरण की हमको रक्षा करनी है और इसके वन्य जीवों का हमको संरक्षण करना है, 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधारवाद, ज्ञानार्जन की भावना का विकास, 9 ना सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं, हिंसा से दूर रहो, 10 टॉप पर कैसे? अकेले और सबके साथ आगे बढ़ने का प्रयास, और 11 हम दो हमारे दो, पढ़ो खूब पढ़ो। तो ठीक है, ये है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको कि इसको लागू, हालांकि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है बच्चों, ये इसको और अच्छे तरीके से इसको क्रियान्वित करने के लिए 1999 में JS वर्मा, जगदीश शरण वर्मा, एक समिति का गठन किया गया था ताकि मौलिक कर्तव्यों को और ज्यादा अच्छे तरीके से क्या किया जा सके, उसको लागू करवाया जा सके।
लेकिन जो हमारे संविधान में फंडामेंटल जो ड्यूटीज का जिक्र है बच्चों, ये बेसिकली हमने सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया, लेकिन स्वर्ण सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर। लेकिन कभी कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो इनमें होना चाहिए, जैसे इन ड्यूटीज में करारोपण मतलब कर की बात, टैक्सेशन की बात नहीं है। हम अब कुछ लोग टैक्स देते हैं, सर्विस टैक्स देते हैं, सामान खरीदते हैं तो देते हैं, लेकिन बहुत से लोग टैक्स को देना क्या करते हैं, वो चोरी कर लेते हैं। अगर हम सही तरीके से अपनी इस ड्यूटी का निर्वाह करें तो मे बी पॉसिबल और देश आगे बढ़ सकता है। दूसरी, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। आज जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या अधिकता, जिसमें हम चाइना को डिफीट करने जा रहे हैं, ये एक नागरिकों का ड्यूटी होना चाहिए। सरकार इसको दबाव न डाले, हम हर व्यक्ति का ये ड्यूटी होना चाहिए कि वो अपने परिवार को सीमित करे, ताकि वो अपने जो छोटा परिवार है उसको अच्छे तरीके से उसकी एजुकेशन, उसके हेल्थ, उसको आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाए। ये सरकार का नहीं, व्यक्ति की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो स्वयं क्या करे, फैमिली प्लानिंग के लिए आगे आए। दूसरा, कंपल्सरी वोटिंग, मतलब हमारे यहाँ पर मताधिकार तो है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज को है, वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तो है, लेकिन कितने लोग अपने वोट का प्रयोग करते हैं? मुश्किल से वोटिंग परसेंट कितना जाता है, 50, 55, 60। लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र तो जब होगा ना, हम जब सवाल या उंगली उठाएंगे अपने उम्मीदवारों पर, जब हम स्वयं अपने वोट का प्रयोग करेंगे। तो ये वोट सबको, अनिवार्य वोट, ये हमारे किसमें होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल होना चाहिए। हालांकि इनकी आलोचना भी होती है, ये कहा जाता है कि ये खाली इनके महत्व को कम किया गया है। क्यों? क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बाद, जो कि नैतिक अनुदेश है राज्य के, उनके बाद इसको संविधान में शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं इनकी महत्ता को कम करके आगे जैसे, हालांकि बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तियों के उत्कर्ष के लिए इन फंडामेंटल ड्यूटीज का अपना महत्वपूर्ण योगदान। सिटीजनशिप, भाग 2, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। दूसरा टॉपिक जो हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों, नागरिकता। किसे कहते हैं? नागरिक किसे माना जाता है? इसका उल्लेख कहां पर है, किससे, किस आर्टिकल में? तो जैसे बोर्ड में आपने लिखा कि नागरिकता हमारे संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 to 11, 5 से लेकर 11 तक हमने नागरिकता संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया। नागरिकता संबंधी संविधान में जो आर्टिकल्स हैं वो क्या कहते हैं, इसको जानने से पहले हम ये जान ले कि नागरिक किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसको कि कुछ अधिकार मिले हो, उसके कुछ कर्तव्य हो तथा वह राष्ट्र के प्रति निवासी, देश के प्रति ऑबिडेंट, कुछ कर्तव्यों का निर्वहन और कुछ अधिकार की मांग करता है। एक्चुअली में बच्चों, व्यक्ति, दो रिलेशनशिप की बात है, इंडिविजुअल एंड स्टेट, व्यक्ति और राज्य। कोई व्यक्ति राज्य में क्यों रहता है, क्यों स्टेट में रहता है? ताकि कुछ ले सके। क्या उसके पास नहीं है? नहीं। क्या नहीं है? बेसिक नीड्स, आवश्यक परिस्थितियां जो उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए आवश्यक है, इसके लिए वो डिपेंडेंट है। किस पर? राज्य। जो व्यक्ति के पास नहीं है,
इसको क्या बोलते हैं? जिसको मांग करता है, किससे? राज्य से। इसको वो सिचुएशन बोलते हैं जिनको आप राइट या अधिकार कहते हैं। क्यों मांग करता है व्यक्ति अपने लिए राज्य से अधिकारों की? ताकि वो अपने क्या कर सके? पूर्ण विकास कर सके, पूरी तरीके से वो अपने जीवन को बहुत बेटर वे में फील करा सके। राज्य जब व्यक्ति को अधिकार देगा, अधिकार के साथ साथ प्रोटेक्शन, जीवन मतलब लाइफ, प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन कौन मांगता है? व्यक्ति। किससे? राज्य से। तभी तो वो उसके नियमों कानूनों को मानेगा। तो क्या मांगता है? अधिकार और संरक्षण। और राज्य इसके बदले में क्या देता है? इसके अधिकार मांगेगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कर्तव्य। कैसे कर्तव्य? टैक्स देना, ड्यूटी, रूल्स रेगुलेशंस को मानना। इन्हीं दो तरफा संबंध को में निहित होती है क्या बच्चों? नागरिकता। सिर्फ राज्य में रहने वाला व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं होता है, क्योंकि राज्य में तो कई प्रकार के क्या है? व्यक्ति निवास करते हैं। कौन? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, रेफ्यूजी, और नंबर 4 स्टेटलेस। राज्य में जब हम बात करते हैं, राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? हम सिटीजन बोलते हैं। तो राज्य में तो 4 तरीके के व्यक्ति निवास करते हैं ना। एक जो राज्य का प्रॉपर नागरिक है, जिसको राज्य ने अधिकार दिए हैं और राज्य के प्रति को कुछ कर्तव्यों का पालन करता है। और ये अधिकार कैसे है? लीगल एंड पॉलिटिकल राइट। इनको हम क्या बोलेंगे? नागरिक। जो राज्य से कुछ अधिकार लेते हैं और राज्य के प्रति क्या देते हैं? ड्यूटी। दूसरे हैं एलाइन या एलियन, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, विदेशी। मतलब देश में कुछ लोग देश में घूमने, शिक्षा ग्रहण करने, पर्यटन करने के लिए आते हैं, जो कुछ समय के लिए आते हैं और वापस अपने देश में चले जाते हैं। ऐसे कुछ समय के लिए आने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? विदेशी। और विदेशियों की भी 2 प्रकार है, एक शत्रु देश के विदेशी और दूसरे मित्र देश के विदेशी। शत्रु देश के विदेशी और मित्र देश के विदेशी का मतलब क्या होता है? वह विदेशी जिनके हमारे साथ, वह देश जिनके साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध हैं, उनके आने वाले देश को हम क्या बोलेंगे? मित्र देश के विदेशी। और वह विदेशी जिनके हमारे साथ फॉरेन पॉलिसी में कैसे संबंध है? शत्रुतापूर्ण, कटुतापूर्ण संबंध है, उनको हम क्या बोलेंगे? शत्रु देश के विदेशी। तो विदेशी वह व्यक्ति होते हैं जो कुछ समय के लिए देश में आते हैं। क्यों आते हैं? या फिर तो घूमने आते हैं, या फिर तो शिक्षा लेने आते हैं, या फिर तो बिजनेस करने आते हैं, या फिर तो वो रोजगार करने आते हैं और वापस अपने देश को, अपने मुल्क को चले जाते हैं। तीसरे हैं रिफ्यूजीज, शरणार्थी। आप कोई बता सकता है ये शरणार्थी क्या है? शरण का आकांक्षी, शरणार्थी। क्यों आप शरण लेने जाएंगे? क्योंकि आप संकट में होते हो। क्यों? क्योंकि उनके मुल्क में उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। बेसिकली जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो ये कहते हैं शरणार्थी का मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको अपने देश में प्रताड़ित किया जाता है, मतलब उनके देश में अच्छा व्यवहार नहीं किया
बढ़ जाता तो अपने जीवन, अपनी फैमिली, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए वो दूसरे मुल्क में क्या ले लेते हैं? शरण ले लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, रेफ्यूजी का जो अपना मुल्क होता है, वहां से जो भाग कर आते हैं वहां की सिटीजन होती है, उनकी वो नागरिकता रखते हैं, लेकिन वहां पर अच्छा व्यवहार नहीं होता है तो वो अपने किसमें आ जाते हैं? दूसरे मुल्क में या दूसरे देश में। शरणार्थी का मतलब, और वापस जब सिचुएशन अच्छी हो जाती है तो वो वापस अपने देश में चले जाते। जैसे असम की समस्या में हम देखेंगे जो एनआरसी हो रही है, किसके लिए हो रही है? असम में बहुत बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी आए हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ क्या हुआ? उनको ये लगा कि उनका जीवन, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा। आपने नाम सुना होगा रोहिंग्याओं का, है ना? आपने उइगर मुसलमानों का नाम सुन रहे होंगे इस समय न्यूज में। उइगर मुसलमान, चाइना में मुसलमानों की एक खास जाति है उइगर, जो संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, और इनके साथ वहां पर मारा पीटा और क्या किया जाता है? इनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। तो वो पलायन कर जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? दूसरे देश में, जहाँ पर अच्छी उनकी सर्कमस्टेंसेस। आपने नाम सुना होगा सीरिया का, सीरिया में भी बहुत ज्यादा है, सीरिया से लोग भाग भाग कर दूसरे देशों में जा रहे हैं। आपने नाम सुना होगा मैक्सिको और अमेरिका में बहुत से लोग, अमेरिका में बड़ी बड़ी बाढ़ बनाया जा रहा है और मैक्सिको को लोग किसी भी तरीके से उसको भाग कर बस अमेरिका में जाना चाहते हैं। ठीक है, रोहिंग्याओं का तो मसला बहुत ही ज्यादा क्या है? फेमस है। जो म्यांमार के, जो बर्मा के लोग हैं, वो उनको उनके देश में क्या कर दिया? हालांकि ये इसमें आएगा, स्टेट टेस्ट में आएगा, अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। तो क्या है? शरणार्थी का मतलब जो उनको लगता है कि उनके देश में अच्छी सर्कमस्टेंसेस नहीं है, तो वो अपने जीवन को और बेटर करने के लिए वो दूसरे मुल्क में कुछ समय के लिए शरण लेते हैं और वापस अपने मुल्क में चले जाते हैं। उसको कहते हैं हम निवासियों का तीसरा प्रकार, मतलब शरणार्थी, मतलब एलियन। चौथा है राज्यविहीन। अच्छा, तीसरी वाली में मैंने कहा जो भी व्यक्ति दूसरे मुल्क में शरण लेता है उसकी सिटीजन होती है, उसकी नागरिकता होती है, लेकिन जो चौथा है वो अपने मुल्क में इतना गदर मचाए रखता है, ऐसे काम करता है कि उसके लोगों, उसके मुल्क ने उसकी नागरिकता को क्या कर लिया? छीन लिया, और उसको कहा जा सिमरन जा। स्टेटलेस, राज्यविहीन। जैसे मैंने अभी कहा रोहिंग्या मुसलमान, इन्होंने म्यांमार में क्या किया? बहुत ज्यादा इन्होंने अत्याचार को कार्यवाहियां किया, तो वहां पर इनको, इनकी नागरिकता को छीन लिया गया और फिर इनको कई तरीके से प्रताड़ित किया गया, और फिर ये दूसरे मुल्कों में अपने लाइफ, अपने प्रॉपर्टी, अपनी फैमिली के सर्वाइव के लिए ये क्या कर रहे हैं? शरण ले रहे हैं। तो संपत्ति, मतलब संपत्ति अगर आपके पास है, लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, हमारे मुल्क में लोग आपने संपत्ति को छीन लिया और वापस, फैमिली और प्रॉपर्टी मतलब धन से, ठीक है। नागरिक का मतलब जिनको राइट्स प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है, जो ड्यूटी को फॉलो करते हैं, कर्तव्य करते हैं। विदेशी का मतलब कुछ समय के लिए आए और वापस चले गए। शरणार्थी का मतलब जीवन संकट में है, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी शरण ली, और जब सिचुएशंस अनुकूल हुई तो वापस चले। और स्टेटस का मतलब ना यहाँ के ना वहाँ के, कहीं के नहीं, बस भटक रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेटस। शरणार्थी की संपत्ति की रक्षा कैसे होगी? एक्चुअली में किस देश में? दूसरे मुल्क में। तो हमारे यहाँ तो ये सारे मतलब वो है ही है कि अगर आपके यहाँ कोई आता है, आपका शरण मांग ले, तो आप उनको भगा देते हैं, थोड़ा सम्मान करते हैं, अच्छे से खाते वाते दारी करते हैं और कहते हैं रहिए रहिए। जब देखते हैं कि तो जा ही नहीं रहा है, तब थोड़ा सा आप भी प्रयास करते हैं जाने का। तो शुरुआत में जब बांग्लादेश संकट हुआ था 1971 में, तो बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी क्या आ गए थे? भारत में आ गए थे, यहाँ पे रह लिया था। सरकारें भी थी, आधार कार्ड भी ले लिया था, वोटर कार्ड भी, सब कुछ बनवा लिया था। और जब वो आसाम में सबसे ज्यादा ये माइग्रेशन, मतलब प्रवासन की समस्या थी, जब आसाम के लोगों ने देखा कि अरे जा नहीं रहे हैं,
तब इन्होंने सरकार से मांगी। आपने नाम सुना होगा आसू का, मतलब वहां का लोकल छात्र संगठन है। कई ज्यादा इन्होंने विरोध प्रदर्शन किए थे और ये कहा था कि 40 लाख के करीब बड़ी संख्या में बांग्लादेशी क्या है असम में रह रहे हैं, और असम के लोगों जो मूल निवासी हैं उनको इन्होंने क्या बना दिया है, अल्पसंख्यक बना दिया है, और खुद क्या बन गए हैं, बहुसंख्यक बन गए हैं, और हमारी सभ्यता संस्कृति खतरे में पड़ गई है। तब इन्होंने बहुत ज्यादा मूवमेंट किया और फिर बहुत सारे हिंसक क्या हुए थे, प्रयास हुए थे। बहरहाल इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। वापस हम आते हैं, संविधान में क्या प्रावधान है इनको हम लोग समझेंगे। हालांकि 5 से लेकर 11 तक इनको भी हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस आपके वर्तमान में जो संशोधन हुए हैं और जो नागरिकता के प्राप्ति करने के, अर्जन करने के और त्याग करने के उससे आते हैं, और जो हाल में 2019 में संशोधन हुआ उससे आते हैं। तो मैंने अभी कहा किसमें है, भाग 2 में कौन से आर्टिकल से, तो पहले हम देख लें ये है क्या, नीचे लिख दो। पहले याद करेंगे कि पहले समझेंगे? आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 उन लोगों की नागरिकता के बारे में बताता है जो संविधान लागू होने के समय देश के नागरिक। मैं एक एक लाइन में आपको पहले शॉर्ट में बता दे रही हूँ, फिर थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊँ, ठीक है? तो आर्टिकल 5 किसके बारे में है, प्रारंभ में उन लोगों के बारे में है जब संविधान लागू हुआ था, मतलब 26 जनवरी 1950 में कौन कौन लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, इनके बारे में बात करता है। कौन? 5 क्या करता है, प्रारंभ। कौन सा प्रारंभ? आजादी के समय। आपको पता है आजादी के समय बहुत बड़ी मात्रा में इधर के लोग उधर और उधर के लोग इधर आए थे, तो कौन उस समय देश का नागरिक होगा, इसकी बात कौन करता है, आर्टिकल 5। और 7 ये क्या है, पाकिस्तान। ये क्या है, 6 बात करता है इधर से इधर आए हुए लोगों के बारे में। कौन बात करता है, 6। और 7 बात करता है इधर से इधर तक गए हुए लोग। मतलब उधर से किधर, पाकिस्तान से कौन आया उसके बारे में अनुच्छेद 6 बता से इंडिया प्रव्रजन मतलब माइग्रेट। और 7 क्या बताता है, भारत से कहाँ गए, पाकिस्तान। बहुत मजा आएगा, चले तो गए हो फिर लगा अरे ये क्या करते, फिर वापस आ गए। इसके बारे में बताता है कौन, 7। गए तो इधर से गए तो उधर और फिर उधर से आ गए इधर, ठीक है? कौन बताता है, 7। कैसे देखेंगे, 6 पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन माइग्रेट करने वाले लोगों की नागरिकता के क्या क्या प्रावधान होंगे इनके बारे में बताता है। और 7 भारत से पाकिस्तान गए और फिर गलती का अनुमान हुआ और वापस भारत आ गए उसके बारे में बताता है, ठीक है?
8। हाँ, भारतीय मूल। भारतीय मूल का मतलब, अभी हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के बारे में, अभी 8वां बात करेगा कहीं भी, मतलब विश्व में कहीं भी अगर इंडियन ओरिजिन के लोग देश को छोड़कर वहां बस गए हैं तो क्या उनकी नागरिकता रहेगी या नहीं रहेगी। तो किसके बारे में 8वां बात करता है, प्रवासी भारतीयों के बारे में। इसके बारे में प्रवासी भारतीय, जैसे आप वो कौन थे वो लीडर जो इंग्लैंड में गए थे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन करते हुए, अरे इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, नाम याद नहीं होगा, मतलब कौन, बहुत से फ्रीडम फाइटर्स ऐसे थे जो विदेश गए और विदेश में ही वो बस गए, ठीक है। तो ऐसे लोग जो पैदा भारत में हुए या उनके बाप दादा या नाना नानी ये भारत में हुए, लेकिन वो उस समय जब देश आजाद हुआ वापस दूसरे मुल्क में क्या हो गए हो, वहां पे वो निवासी हो, वहां पे रह रहे हो, तो ऐसे भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के संदर्भ में बताता है कौन, आर्टिकल 8। 9, गए तो गए, नो, गए तो गए, मतलब तुम गए बाहर, वहां की नागरिकता तुमने ले ली तो भारत की नागरिकता नो, मतलब समाप्ति की बात, नो। अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ऐसा कौन बताता है, अनुच्छेद 9 मतलब नो, ठीक है। 10 और 11 एक्चुअली में हमारे यहाँ पे नागरिकता के संदर्भ में संविधान में बहुत कुछ लिखा ही नहीं गया। ये कहा गया कि संविधान में ये कहा गया कि नागरिकता किसको देनी है, किसको रखनी है, किसको बनाए रखनी है, किसको समाप्त करनी है, इसके संदर्भ में प्रावधान करने का अधिकार किसको होगा, संसद को होगा। तो 10 ये कहता है कि ये निर्धारित करता है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता संसद कैसे भी छीन नहीं सकता है, कुछ विशेष कंडीशंस में ही वो छीन सकता है। मतलब 10 कहता है नागरिकता के बने होने की कंडीशन बताता है कौन, आर्टिकल 10। ऐसा नहीं है कि संसद ये कह दे कि आप सबकी नागरिकता समान, या सत्ता पक्ष ये कहते विपक्ष की नागरिकता समान, ऐसा नहीं। कुछ विशेष कंडीशंस को अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तभी वो आपकी नागरिकता छीनी जाएगी, नहीं तो आप देश के नागरिक नहीं। कौन कह रहा है, 10। और 11 कहता है संसद के पास नागरिकता के अर्जन, उसकी समाप्ति या संशोधन के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद। संसद को अधिकार क्या बनाने का, ये कानून विधि बनाने का, किसको देनी है, किसको लेनी है और किसमें क्या चेंजेस करने। कौन है, 11। किसको दे रहा है, संसद। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको बताऊं, भारत में जो नागरिकता है, हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था है। और संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या है, डिवाइडेशन, विभाजन, पावर के बीच में, किसके बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में। और जहां पर फेडरल सिस्टम काम करती है, जिन जिन देशों ने अपने यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था अपनाया है, वहां पर नागरिकता कैसी है, दोहरी, ड्यूअल सिटीजनशिप। कैसी है बच्चों, दोहरी, एक केंद्र की नागरिकता और दूसरी जिस स्टेट में व्यक्ति निवास करता है उसका नागरिक। बेसिकली ये किन
किस कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ? उन देशों की जहां पर संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जैसे अमेरिका। अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति टेक्सास राज्य का निवासी है तो सबसे पहले उसकी नागरिकता उस टेक्सास राज्य की होगी और दूसरी किसकी होगी? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत में फेडरल सिस्टम को अपनाया तो गया, लेकिन नागरिकता के संदर्भ में हमने कौन से मॉडल को कॉपी किया? यूके मतलब इंग्लैंड के मॉडल। और यूके में फेडरल सिस्टम नहीं है, यूके में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकात्मक व्यवस्था है। और एकात्मक व्यवस्था में जब नागरिकता की बात आती है तो वहां पर इकहरी नागरिकता काम करती है, और इसीलिए हमने यूके के मॉडल को कॉपी किया और नागरिकता को कैसे बनाया? इकहरी। मतलब आप किसी भी प्रांत में रहिए, यूपी में रहिए, बिहार में रहिए, नॉर्थ इंडिया में रहिए, गुजरात में रहिए, लेकिन आप नागरिकता के संदर्भ में आप क्या रहोगे? भारतीय रहोगे। बस इसका एक्सेप्शनल केस कौन था? जम्मू एंड कश्मीर 370 हटने के बाद वो भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो इसीलिए चूंकि इकहरी नागरिकता का मतलब क्या है? इकहरी नागरिकता का मतलब है व्यक्ति को, नागरिक को उस देश का ही होगा, प्रांत का नहीं होगा। और जब नागरिकता के संदर्भ में जब कानून बनाने की बारी आएगी तो कानून देश का संसद बनाएगा, न कि राज्य विधान मंडल। ठीक है, इसीलिए 11 क्या कहता है? नागरिकता के संदर्भ में किसको देना है, किसको लेना है, किसमें संशोधन करना है, ये पावर किसके पास है? संसद। ये सिर्फ 11, 5 से लेकर 11 तक। अब इसको थोड़ा डिटेल पे करते हैं, फिर हम लोग ये समझ में आया? 5 किसके बारे में बात करता है? संविधान लागू होने के समय देश का नागरिक हुआ। 6 7 भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से 12 बजे की ट्रेन पकड़। और 8 और ओवर वर्ड के बाद भारतीय मूल के कहीं भी कोई भी व्यक्ति रह रहा है, उसका क्या प्रोविजन नागरिकता के संदर्भ में, उनका क्या प्रावधान? कौन कह रहा है? 8। 9 क्या कह रहा है? ना ना ना, गए तो जाओ। मतलब अगर दूसरे देश की लिया तो आपकी नागरिकता समाप्त। 10 क्या है? कैसे भी आपकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, लेकिन स्पेशल अगर आप क्या हो, देश के साथ गद्दारी करते हो, पागल हो, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो, तब हम ये कंडीशन को छीन सकते हैं, अन्यथा नहीं। और 11 किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है क्या करने का? किसको दे, किसको न दे, और किसमें चेंज कर। चलिए प्रारंभ में कौन भारत का नागरिक था? ऐसा आर्टिकल 5 कह रहा है, ऐसे 3 कंडीशंस को फुलफिल करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। वो 3 कंडीशंस क्या थी? नंबर 1, उसका जन्म भारत में जन्मा व्यक्ति माना जाएगा भारत का नागरिक। दूसरा, माता पिता का जन्म हुआ। किसका? माता पिता का जन्म हुआ। या तीसरा, भारत में नहीं रहता है, कहीं दूसरे जगह रहता है, लेकिन 5 वर्ष पहले, मतलब 1950 में मान लो भारत में संविधान लागू हुआ, तो 50 से 5 वर्ष पहले मान लो कब, मतलब
ऐसे ही लो 5 वर्ष पूर्व अगर वो भारत आ गया तो ये माना जाएगा क्या, भारत का नागरिक। इन तीनों कंडीशंस में कोई एक फुलफिल करने वाला है तो अनुच्छेद 5 के अंदर प्रारंभ में नागरिकता का दर्जा या नागरिक का दर्जा दिया जाए। नंबर 1, या फिर तो उसका जन्म हुआ हो, या फिर तो उसके माता पिता का हुआ हो, या वो 5 साल पहले तक भारत में आ गए। इसके अंतर्गत 5 तीनों में से कोई एक को अगर पूरा करेगा तो उसको भारत का प्रारंभ, ये वर्ड्स को याद रखिएगा। इसीलिए पहले मैंने एक वर्ड्स को आपको लिखाया कि आप एक मतलब ये ध्यान में रहे, ठीक है। प्रारंभ मतलब संविधान लागू होने के पाकिस्तान से भारत आए ऐसे व्यक्तियों की 2 श्रेणियां। कितनी श्रेणियां थी? 2 श्रेणियां। एक परमिट डेट निर्धारित की और वो डेट थी 19 जुलाई 1948। परमिट का मतलब आप कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जब जाइए तो उनसे कहिए हम जा रहे हैं, रजिस्टर में नाम लिख लो, ठीक है। तो पाकिस्तान से जब भारत आए तो वो परमिट डेट कब निर्धारित की गई? 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई। इसमें भी नागरिक व्यक्तियों की 2 श्रेणियां। एक वो जो 19 जुलाई 1945 से पहले भारत आ गए और दूसरी 19 जुलाई 1948 के बाद भारत। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 6 की, आर्टिकल 6 की, और 6 कह रहा है पाकिस्तान से जो आए। कौन आए? नागरिक। उनको 2 भागों में कैटेगराइज किया गया। परमिट डेट क्या थी? 19 जुलाई 1948, ठीक है, 1948। और इसमें भी 2 श्रेणियां थी, जो बिफोर और जो आफ्टर। जो इस डेट के पहले आए उनको तो स्वतः ही मिल गई। क्या मिल गई? भारत की नागरिकता। कैसे? याद कीजिए 5वें का तीसरा पॉइंट है ना, जो क्या कह रहा है कि कब से 5 वर्ष पहले भारत आ गए हैं, तो कम नहीं 5 नहीं तो 2-3 साल तो पूरा कर ही रहे हैं। तो जो इस डेट से पहले आ गए हैं उनको कुछ नहीं करना, वो भारत के नागरिक हैं। और जो परमिट डेट के बाद भारत आए, किस डेट के बाद? परमिट डेट के बाद, मतलब 19 जुलाई 19, समझ में आ रहा है? 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो उनको क्या करना है? पहले 6 महीने रहना है। कितने महीने? 6 महीने। और फिर करना है, देखो हम 6 महीने रह लिए, अब यहीं रहेंगे। और फिर क्या करना है? रजिस्ट्रेशन, मतलब पंजीकरण। हमको फॉर्म भरेंगे और ये कहेंगे कि हमको भारत की नागरिकता दीजिए, क्योंकि अब हम पाकिस्तान से आ गए, अब नहीं जाएंगे। तो कितने समय की समय अवधि थी? 6, सिर्फ 6। बाद में हम देखेंगे इस 6 माह की अवधि को बाद में संविधान संशोधन करके एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ाया गया, ठीक है। फिर 7 कर दिया गया, अभी 11 है,
और जो हम बात कर रहे हैं किसके, CIA मतलब जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए कहा गया है 5 साल अगर भारत में रह लिया तो वो क्या है, भारतीय, जो कानून का विरोध हो रहा है। उस समय क्या था, कितने महीने आपको रहना है, कम से कम 6 महीने, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। इसके लिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तब आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 6। दूसरा है, भारत से जो पाकिस्तान गए और वहीं जाके बस गए तो उनकी नागरिकता तो स्वतः ही समाप्त हो गई, ठीक है। लेकिन भारत से पाकिस्तान गए और उसके बाद अगर वापस भारत आ गए तो क्या करना होगा, फिर उनको 6 महीने रहना होगा और फिर उसके बाद पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना। और ये डेट आने की तिथि थी बच्चों 1 मार्च 1947। इसमें भी 2 श्रेणियां हैं। जो 1 मार्च 1947 से पहले भारत आ गए हैं और दूसरा 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत, जो पहले भारत आ गए हैं उनको तो स्वतः मिलेगी और जो बाद में भारत आ रहे हैं 6 माह प्लस रजिस्ट्रेशन, 6 माह रहने के बाद क्या करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, भारत संविधान में नागरिकता की बात कर रहे हैं। नागरिकता मतलब देश में रहने वाले वह व्यक्ति जिनको कुछ विधिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, जो देश में अपने लिए कुछ मांग कर सकते हैं अधिकारों की और इसके बदले में कुछ कर्तव्यों का निर्वाह करने की उनको आवश्यकता होती है। मूल संविधान में नागरिकता के प्रावधान को बहुत विस्तार से नहीं बताया गया। मूल संविधान में 5 से लेकर भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के प्रावधान का बात की गई। आर्टिकल 5 कहता है प्रारंभ में अर्थात संविधान लागू होने के समय कौन देश का नागरिक था उनकी बात करता है। आर्टिकल 6 कहता है किससे, पाकिस्तान से भारत आए लोगों के संदर्भ में नागरिकता की बात करता है। आर्टिकल 7 कहता है क्या, भारत से पाकिस्तान गए और वापस भारत आए या भारत लौटे नागरिकता के क्या प्रावधान होगा इसकी बात आर्टिकल 7 कहता है। आर्टिकल 8 प्रवासी भारतीयों की नागरिकता संबंधी अधिकारों की बात करता है। 9 कहता है अगर देश से जो एक बार गया और दूसरे मुल्क की उसने नागरिकता को ग्रहण कर लिया तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। 10 क्या कहता है, कोई भी सरकार विधि के अलावा या ऐसे भी बिना किसी कारण के नागरिकता को वंचित नहीं कर सकती। 10 बताता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी और अगर कुछ विशेष कंडीशंस में आपने उनको फुलफिल नहीं किया तो आपकी नागरिकता को ही छीना जाएगा, अन्यथा नहीं। और 11 कहता है संसद को ये अधिकार है कि वो नागरिकता कैसे दी, कैसे दें, कैसे उसमें संशोधन करे, इसमें संशोधन करें। मैंने आपको कहा 5, आर्टिकल 5 कहता है संविधान लागू होने के समय 3 कंडीशंस में कोई एक फुलफिल करता है, अर्थात उसका जन्म स्वयं
भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले तक अगर वो भारत आ गया है तो उसको भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। ऐसा कौन कह रहा है? आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को 2 भागों में कैटेगराइज या वर्गीकृत किया जाता है। 19 जुलाई 1948 से पहले वाले लोग और 19 जुलाई 1948 के बाद वाले लोग। 19 जुलाई 1948 के पहले वाले लोग अगर पाकिस्तान से भारत आए हैं तो कुछ नहीं करना, फ्री में नागरिकता। और 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आए हैं तो 6 महीने रहना और फिर फॉर्म भरना। ठीक है। आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 उन लोगों के बारे में जो भारत से गए हैं पाकिस्तान और अच्छी कंडीशन न होने के बावजूद, क्योंकि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं उन्हें वहां क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? जो भारत से पाकिस्तान गए हैं काफी लोग, उन्हें क्या बोला जाता है? मुजाहिर। नाम सुना है? मुजाहिर है ये। मुजाहिर मतलब भले ही वो मुस्लिम है लेकिन वो भारत से मूव होकर पाकिस्तान गए हैं तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है और ये कहा जाता है ये तो मुजाहिर है, ये हमारे जैसे नहीं है। जैसे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का जो विभाजन था, और बांग्लादेश क्यों बना? क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरान शासक पूर्वी पाकिस्तान वालों को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। कहते थे ये तो काले होते हैं, ये तो छोटे होते हैं, ये तो ऐसे होते हैं। ठीक है, ये बात की। वापस अब आते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है? जो पाकिस्तान से वापस भारत आए हैं इनको एक डेट निर्धारित की गई 1 मार्च 1947। तो 1 मार्च 1947 से पहले अगर जो भारत आ जाएगा उसको नागरिकता स्वयं मिल जाएगी, और जो 1 मार्च 1947 के बाद आया है वो 6 माह रहेगा और प्लस रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो भारत का नागरिक बन जाएगा। ठीक है, तो कल आगे का पढ़ते हैं। थैंक यू।